नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056096975238608974455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि अगर हमें कभी भी एडहॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीशों की अगर स्थापना करनी है तो ये तदर्थ न्यायाधीश, जिनको हम एडहॉक जजेस भी कहते हैं, इनकी स्थापना कौन करता है? तो देखो, एडहॉक जजेस में क्या होता है कि अगर आप एक जज को किसी टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए भी यहाँ पर लाते हो, सेट टाइम पीरियड के लिए, ये हमारे आर्टिकल नंबर 224 के पार्ट ए में साफ साफ लिखे गए हैं। अगर मैं बात करूं एडहॉक जजेस के ऊपर, ठीक है। वैसे तो देखिए, आर्टिकल 127 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर कोरम होना चाहिए और यहाँ पर पूरा डिसाइड किया जाता है, लेकिन एडहॉक जजेस भी यहाँ पर एक पोस्ट होती है, किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए यहाँ पे चूज करा जाता है, उन्हें हम कहते हैं एडहॉक जजेस। ठीक है भाई, ये भी हमारे लिए पूछा जा सकता है। ये कौन अपॉइंट कर सकते हैं? ये एडहॉक जजेस कहीं पर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीजेआई से पूछ करके जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर किसी भी जगह पर रख सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो। उस समय की कामों को निभाने के लिए ये जो है एक अलग से जजेस का, एडहॉक जजेस बनाए जाते हैं। तो एक तो 224A में है हाई कोर्ट के लिए, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज को बनाने के लिए आर्टिकल 127 में पूरा पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट दोनों में तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। वैसे देखो, इसका आंसर बन नहीं रहा, ऑप्शन में मिस्टेक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑल ऑफ द अबव भी इसका लगा सकते हैं। अगला है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये पूरा एक डील किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस रहेंगे, क्या सारी जो है प्रोसेस रहेगा नंबर ऑफ जजेस का। तो वो नंबर ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये जो रिकमेंड करता है कि कौन से जजेस को यहाँ पर बनाना है, जो रिकमेंडेशन की जाती है जजेस की, उस पे ये सवाल किया गया है। तो देखो, ये जो रिकमेंडेशन होती है जजेस की, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल बैठते हैं? 4। ठीक है भाई, नंबर ऑफ जजेस 4 होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर, कितने जजेस होने चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बातें हैं उसकी सुनवाई की जा सके? तो मिनिमम तो 5 होते हैं, देखो 3 भी हो सकते हैं, देखो इसमें जितना मिनिमम ऑप्शन पे दिया वो करेंगे। ऐसी कोई सेट संख्या तो है कि कम से कम इतने होने चाहिए, कोई संख्या सेट नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, बस आपको याद रखना है कि ऐसे एक संख्या मतलब है इस तरीके से, क्योंकि मिनिमम इसमें ऑप्शन में ही 5 दिए हैं, तो मैं यहाँ पर इसलिए 5 बता रही हूँ, वरना कोई मिनिमम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमसे पूछ रहा है कौन सी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश करने की अनियत शक्ति है, तो ये तो गलत है, तो गलत हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी है। अगर हमें संविधान में हमारे जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट भी है, आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारा अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला वह विवादों के मूल और अन्य क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगर कानून के किसी प्रश्न पर उनको एडवाइस की जरूरत है, आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है, वो एडवाइस भी ले सकते हैं, और अगर दोबारा से अपने ही डिसीजन को चेंज करना है तो ये भी अधिकार उनके पास है। अगला बढ़ते हैं। अभी तक कौन सा यहाँ पर आज तक की सबसे बड़ी दूसरी खंडपीठ कौन से केस में बैठी है? दूसरी पूछ रहा है, वो है गोलकनाथ केस। देखिए, मिनर्वा मिल केस, बैंक का नेशनलाइजेशन, फाउंडेशन केस, इसमें नहीं। अगर इसके हिसाब से जो क्वेश्चन पहले का पूछा गया उसके हिसाब से आंसर गोलकनाथ हो जाएगा। वरना आगे अगर हम अभी की बात करें तो लार्जेस्ट जो यहाँ पर बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, वो यहाँ पर कौन से केस में बैठी है? केशवानंद भारती केस में बैठी है, स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट। 13 जजेस की बेंच बैठी थी, 1973 में ये केस हुआ था। इसका रिजल्ट जो है वो 24 अप्रैल 1973 को आया था, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट पूछेगा तो आपको गोलकनाथ बताना है। लार्जेस्ट बेंच पूछेगा तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए केशवानंद भारती। ये भी एग्जाम में बन सकता है। 13 जजेस की यहाँ पर जो संख्या है वो बैठी थी। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे के बारे में बात की गई थी? तो वही है केशवानंद भारती केस 1973, 24 अप्रैल को आया था। 24 अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायत डे भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल को लागू किया गया था और 1993। अगला, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में वही सेम पूछा गया, इनमें से कौन से केस में था? हाँ भाई, तो आप लोग बताएंगे जो है कौन से केस में था। कोई भी नहीं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो केशवरन भारती में और ऑप्शन में तो है ही नहीं। इंदिरा साहनी, शंकरी प्रसाद और रुदल शाह का केस है, तो ये तो सारे गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। कितनी संख्या होनी चाहिए? सेम वही। अब देखो, सबसे कम वाला जो आपको दिख रहा है वो आप आंसर लगा दो 5। जबकि ऐसा नहीं है कि 5 होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो और कुछ है नहीं, तो हमें मार्क तो करना ही है ऑप्शन में। आंसर हो जाएगा इसका 5। इनमें से कौन से केस में ये बोला गया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को उस जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ये किसमें बताया गया था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है उसमें यहाँ पे हुआ था ये। गोलकनाथ केस जो है वो हुआ कब था? आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस जो है वो 1967 में आया था। काफी फेमस केस था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात की गई थी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। उसके बाद जो है केशवानंद भारती केस आया था, वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। अगला है, हमारा संविधान का कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की अपैलेट जुरिस्डिक्शन, जिसको हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके बारे में बात की गई है? तो देखो, अपैलेट जुरिस्डिक्शन या अपील करने का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो हमारे, अगर मैं संविधान की बात करूं तो यहाँ पर आर्टिकल 132 और 134A मिला करके अपैलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई कि आप अपील के माध्यम से पहुंच सकते हो। कोई भी सिविल केस है, कोई भी क्रिमिनल केस है या किसी भी प्रकार का केस है, तो आप अपील के माध्यम से जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, बिल्कुल गलत। कि सिर्फ मूल क्षेत्राधिकार है, नहीं, बहुत सारे अधिकार है। ओरिजिनल एंड अपैलेट है, ये भी गलत है। ओनली वर्ड तो देखो जहां भी आ रहा है केवल ये है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि केवल ये तो नहीं है ना। तो आप देखो यहाँ पर ओनली वर्ड आ रहा है, ये भी गलत। अगला ठीक है, इनके पास मूल, अपीलीय, परामर्श, तीनों तरीके के क्षेत्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन आया, काफी इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्यूरेटिव पेटिशन। क्यूरेटिव पेटिशन क्या होता है? उपचारात्मक याचिका हम दायर कर सकते हैं। तो वो कौन सा हमारा आर्टिकल है जिसके तहत हम, अगर हमें कोई भी उपचारात्मक, उपचारात्मक का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी रिव्यू करना जजमेंट का, तो वो आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी जजमेंट दी गई है, उस, जैसे मान लो पार्लियामेंट ने कुछ भी बनाया है, कैसा भी है, तो वो आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ही खुद की भी जजमेंट को आप चेक कर सकते हैं, वो आर्टिकल 137 में साफ साफ लिखा गया है। लर्न हो जाएगा सबको ये। तो आर्टिकल 137 ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे आर्टिकल 138 जैसे ही लिखा हुआ है, वो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये है आर्टिकल 138, ये कहता है कि कभी भी पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है तो वहां पर उसको उसमें और ज्यादा दखल अंदाजी करना या उसमें और ज्यादा उसके दायरे को बढ़ा देना, उसके लिए बात करता है। 137 इसका आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि जो हमारा सर्वोच्च जो उच्चतम न्यायालय है, उनको उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वालोकन दोबारा से उसको चेक करने का अधिकार है? अभी मैंने बताया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, बट आंसर वही रहेगा, आर्टिकल 137। अगला, वही इससे पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट बतानी है अब आपको, चेक कर लीजिएगा। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसमें गलत बता रहा है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही है? नहीं नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत हो गया। अगला देख लेते हैं। फर्स्ट को, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पूर्वालोकन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अगला, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पूर्वालोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ये बिल्कुल सही कथन। ठीक है। अगला, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय आदेश का पूर्वालोकन अधिकार प्राप्त है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपकी सही है, इसमें यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा।
जुडिशियल रिव्यू में जो न्यायिक पूर्वालोकन होता है उसमें किया क्या जाता है? न्यायिक पूर्वालोकन में ये चेक किया जाता है कि कोई भी कानून या आदेश संविधान के विपरीत तो नहीं है। अगर है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो उसे न्यायिक पूर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है। ये वर्ड हमने यूएसए से बोरो करा है, यूएसए के संविधान से इसके बारे में सारे शब्दों को हम लोगों ने यहाँ पे हासिल किया है। कोई आर्टिकल में नहीं लिखा है, बस ये दिखते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 13 में, आर्टिकल 226 में, आर्टिकल नंबर जो है 32 में, वहां पे सिर्फ रिफ्लेक्ट होते हैं। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल पावर की जो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, यहाँ पे वो कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं, सारे कोर्ट्स नहीं कर सकते। नो नो, रॉन्ग। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ पे है? देखो, अभी बताया मैंने इंडिया में तो है ही, और मैंने बताया कि हमने कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है, तो ये यूएसए में भी है। आंसर हो जाएगा बोथ इंडिया एंड यूएसए, बाकी सब गलत है। मतलब बाकी जगह है पर ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अगला, भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं उसका क्षेत्र काफी सीमित कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ चीजें हमने भारत में यहाँ पर उधार की वस्तुएं हैं, मतलब कि यहाँ पर हमने कहीं से बाहर से बोरो करी है, ये भी ठीक बात है। लेकिन आपस में दोनों बातों का कोई मेल तो खा ही नहीं रही। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों आपस में सही व्याख्या में नहीं है, दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं। अगला देखेंगे, भारत के संविधान का अभिभावक मतलब कि कौन हेड करता है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वही तो सारी चीजों का ज्ञाता है। वहां पे जो जजेस बैठे हैं वो सारे ज्ञाता के रूप में बैठे हुए हैं, जिनको सबको पता है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के साथ सारे लीगल मैटर्स पे कंसल्ट करने के लिए किसको अधिकार है? तो देखिए भाई, सबसे पहले प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 143 के तहत हमारे राष्ट्रपति किसी भी मामले पर, किसी भी लीगल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, और वो एडवाइस उन पर बाध्य नहीं होगी, वो एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि वो जो एडवाइस देंगे वो उनको माननी ही पड़ेगी, या फिर वो एडवाइस देने से मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट पहली बार एडवाइस देने से मना भी कर सकती है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी पावर है, एडवाइस देने की जो पावर है, उसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस देने की पावर में क्या? पढ़िए, सार्वजनिक महत्व या कानून के किसी तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, आर्टिकल 143 में। बाकी सब यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये वाला, ये तो अटॉर्नी जनरल का काम होता है, भारत के न्यायवादी जो होते हैं उनका काम होता है, बाकी ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा इसका ए। याद हो जाएगा सबको इसको, या आप लिख लीजिएगा। अगला, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है? वही मैंने जो बताया था, सवाल अलग अलग प्रकार से पूछा गया, बाकी है सेम ही। ठीक है भाई, इसको भी लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय ने अनुलंघनीय मौलिक ढांचा, मतलब कि जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, मौलिक अधिकारों, मतलब मूल रूप से हमें जरूरी है, किसको बताया गया है? आर्टिकल 32 आप सभी लोग जानते हैं, रिट्स की पावर है यहाँ पर। आर्टिकल 226 भी रिट्स की पावर है हाई कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट की है। 227 भी। 245 इसमें नहीं आता है, आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है भाई, ये इसको भी आप एक तो याद रखिएगा। ठीक है भाई, इस पे सीधा सीधा जो है वो सवाल बन सकता है। अगर आप लोगों में से किसी को डाउट है तो मैं बता देती हूँ, आर्टिकल 245 हमारा कहलाता क्या है। आर्टिकल 245 यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के पास यहाँ पे है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ बनाया है जो स्टेट के लिए है या किसी स्टेट के हिस्से के लिए है, तो वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्लियामेंट की पावर के बारे में बताया गया। बाकी इसका आंसर जो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 3, ये आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल दे रखा है? आर्टिकल 32 दिया हुआ है, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अम्बेडकर द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आर्टिकल है, ये तो देखो कई बार पूछा जा चुका है। अगला है यहाँ पर, किनको यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के जज नहीं थे जिनको अपॉइंट करा गया है। तो देखो, ये तो उस समय का करंट अफेयर के हिसाब से पूछ लिया गया, नागेश्वर राव है वैसे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
ये किसकी ओथ है? हमारी ओथ के लिए जो स्केड्यूल्स हैं वो हमारे पास, जो आपने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पढ़ी होगी ट्रिक, उसमें ए जो है स्केड्यूल नंबर 3 वो ओथ के ऊपर बात करता है। तो ये जो हमारी ओथ लिखी हुई है ये सीजेआई की ओथ होती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये उनकी ओथ में साफ साफ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया कि ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? वो है 355। ठीक है भाई, यहाँ पर नेक्स्ट 548। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जहाँ पे सारे के सारे कोर्ट में रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरीके से रखे जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, ये आपको समझना है कि इसका अर्थ क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे उनका साक्षात्मक मूल्य होता, किसी भी न्यायालय में उसका प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, उस पर कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जा सकता है। कोर्ट रिकॉर्ड किसको कहा जाता है? भारत में जो कोर्ट के रिकॉर्ड है, मतलब कि कोर्ट फाइनल जो है ये वाला, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को ही कहा जाता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कौन सा प्रश्न इसके अंदर बिल्कुल सही है? देखिए भाई, इसमें जो है डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अपने ही डिसीजन को चेंज करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट गलत लिखी है। सी भी गलत है कि सीजीआई के पास है केवल, या फिर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं वो दिल्ली में सुलझाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो और किसी जगह पे भी सुलझा सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है? अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाए। पार्लियामेंट, स्टेट, जजेस का कोई मतलब नहीं है। सीजेआई ये काम कर सकते हैं, लेकिन किसकी अनुमति के साथ? राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ये कार्य किया जा सकता है। किसी और जगह, जैसे साउथ में बना दिया, ठीक है, ऐसी किसी जगह भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, टीडी सैट केसेस जो होते हैं उनको आप कहाँ पे चैलेंज के रूप में कर सकते हो? ऐसे केसेस को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये जो इस तरीके के जो यहाँ पर केसेस होते हैं, टीडी सैट का मतलब क्या होता है? टीडी सैट की फुल फॉर्म लिख रही हूं मैं, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपैलेज ट्रिब्यूनल, जिसका अर्थ है कि जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सब यहाँ पर जो है टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए, ट्राई से जुड़े हुए, वो सब सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? वो है न्यायिक पहल द्वारा। न्यायिक पहल का मतलब क्या है? कि जो पीआईएल है, ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आए थे भारत में? ये एक जज लेकर के आए थे। पीआईएल आप किसी भी चीज में जो है वो जारी करवा सकते हैं। तो पीआईएल भारत में सबसे पहली बार कौन लेकर के आए थे? लिख लीजिएगा, जस्टिस पी एन भागवती, और साथ ही साथ जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, असल में कपिला हिंगोरानी केस आया था, और उसके हिसाब से पटना के 40,000 कभी कुछ लोग थे, उनके लिए एक केस आया था। हिरंगानी जो है लॉयर थे, वहां पर ये जो है पीआईएल जो है उसके लिए ये कहा जाता है कि सक्सेसफुल केस हो गया था। उसके लिए पीआईएल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन राइट्स को वापस से स्टार्ट किया जा सके, जुडिशियल रिव्यू हो सके, ऐसी चीजें जो कोर्ट यहाँ पर जो है कोर्ट पे लोगों की जनहित में याचिका को जारी किया जा सके, उसे कहते हैं हम पीआईएल। लाने वाले लोगों के नाम आपको याद रखें। अगला है जुडिशियल एक्टिविज्म। भारत में जुडिशरी का ज्यादा सक्रिय हो जाना, ये किससे जुड़ा हुआ है? पीआईएल से ही जुड़ा हुआ है। जब जुडिशरी ज्यादा सक्रिय होकर के कामों में जो है वो इंटरफेयर ज्यादा करना शुरू कर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2003 में जो न्यायालय ने एक निर्णय लिया था कि भारत में समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वो कौन से केस में या किस कोर्ट ने यहाँ पर इस बारे में बोला है? वो है सुप्रीम कोर्ट ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से लॉ में ये बताया गया है कि भाई इंग्लिश, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस यूपीपीएससी में, यूपीएससी में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से एक्ट में लिखा गया है? तो देखिए, आर्टिकल 343 में तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हिंदी जो है वो हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में लैंग्वेज रहेगी लिखा है, लेकिन
आर्टिकल 348 में यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 348 में लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी भी कोर्ट में जो लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश रहेगी, बाकी वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को इसी में याद रखनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर पढ़ेंगे, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, जो हमारे गवर्नर्स हैं उनके लिए। क्यों क्यों छोड़ दिया गया था? क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि दूसरी तरीके से दोबारा निर्वाचन करना। ठीक है, उसके बाद निर्वाचक प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, गलत है ये बात। तो निर्वाचित अगर राज्यपाल होता, देखो इसमें सीधा ये पूछ रहा है कि जैसे हम चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस कराते हैं, ऐसे हम राज्यपाल के इलेक्शंस क्यों नहीं कराते? तो गवर्नर के इलेक्शन अगर होते तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री की बात मानता। तो ये भी हो बात ठीक थी, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, मूल योजना प्रेसिडेंट पे जो है ये बात को छोड़ दिया। अगला, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, बिल्कुल, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का ही नॉमिनेटेड एक पर्सन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, वो यहाँ पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, मतलब कि मंत्री परिषद के साथ जो है वो इसकी परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कब कब? जब विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, राष्ट्रपति के विचारों कभी मान लीजिए किसी बिल को राष्ट्रपति की विचार विमर्श के लिए रखना है तो वो भी बिल्कुल रख सकते हैं, विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु करने के लिए वापस करना, ये चारों चीजों के लिए बिल्कुल वो कर सकते हैं, करेक्ट लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के लिए ऐसा कोई परामर्श मांगने के लिए ऐसा कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भाई हमारे भारत में गवर्नर के ऑफिस में कौन ओथ दिलवाते हैं? गवर्नर को ओथ दिलवाने के लिए उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो करेंगे, ये गवर्नर की बात हो रही है। वही अगर एलजी होंगे किसी यूनियन टेरिटरी के, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 560 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 560 वाला, देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपसे नॉट ट्रू पूछ रहा है। सबसे पहली, गवर्नर क्या हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? ये तो बात ठीक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो हमारे राष्ट्रपति मतलब जो गवर्नर होता है, राज्यपाल, वो एक से ज्यादा स्टेट के हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो एक से ज्यादा स्टेट का पॉसिबिलिटी है कि हम एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी उनको रख सकते हैं। मतलब एक गवर्नर जो होगा वो दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बात ये है मतलब कि ऐसा यूपी एमपी के दो एक साथ हो गए, मतलब यूपी एमपी का दोनों का एक साथ ही एक गवर्नर है, तो यस दिस इज पॉसिबल। वही पूछ रहा है, तो हाँ ये स्टेटमेंट तो ठीक लिखी हुई है ना। अगला, वो 5 सालों के लिए पोस्ट रहते हैं। देखो 5 सालों के लिए पोस्ट होती है, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ है कि इनको 5 सालों तक ही बनाना है। ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, चलो 5 सालों तक ऑलमोस्ट रखा जाता है। आगे, यदि किसी संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदम्युक्त किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ गलत है, ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी भी गवर्नर जो है एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए बनाए जाते हैं तो उनको जो सैलरी और अलाउंसेस मिलती है वो कैसी होती है? वो प्रेसिडेंट के आदेश द्वारा दोनों राज्य अपने अपने अनुपात में उसको डिवाइड करते हैं, कोई सिंगल नहीं होता। वो यहाँ पर दोनों राज्य अपने अपने हिसाब से जो है तरीके से बना करके यहाँ पर बेचते हैं। ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर क्या कौन देता है? गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर यहाँ पर आर्टिकल 213 में लिखी है। देखो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के आदेश जारी करने की जो है शक्ति लिखी हुई है, और 213 के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, 123 को 213 कर दो, वो गवर्नर के लिए लिखा हुआ है। अगला है यहाँ पर, अगर कभी भी गवर्नर कोई अध्यादेश को जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत, तो उस समय यहाँ पर जो है वो कौन अप्रूव करेगा? तो वो है राज्य की विधायिका, उसको यहाँ पर अप्रूव कर देती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पर अप्रूव कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर कभी प्रेसिडेंट ने पास किया है तो लोकसभा राज्यसभा अप्रूव करेंगे, और अगर कभी गवर्नर ने पास किया है तो राज्य की विधायिका उसको अप्रूव करेगी। अगला, गवर्नर से ऊपर इसलिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति तो नियुक्त करता ही है।
और वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बिल्कुल। और नॉर्मली वो 5 सालों के लिए रहते हैं, ये भी बात सही है। चारों की चारों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक लिखी है। गवर्नर के बारे में पढ़ लीजिए, 153 आर्टिकल से गवर्नर के बारे में शुरू होता है। सारा पॉइंट आप एक करो, सारा कुछ सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। गवर्नर को इनमें से कौन अपॉइंट करते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो है हमारे राज्यपाल को यहाँ पर अपॉइंट करके भेजते हैं। अगला, कौन से आर्टिकल में लिखा है उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि गवर्नर होने चाहिए, लेकिन अगर आपसे अपॉइंटमेंट पूछता है तो वो 155 में लिखा हुआ है कि होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नर के लिए। अगला, गवर्नर से जुड़ा हुआ एक और कथन देखेंगे। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, सही बात है। वो डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये कतई रॉन्ग लिखा हुआ है। मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, ये काम केवल और केवल हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 72 में ये काम सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। बाकी ठीक है, यहाँ पर आपातकालीन शक्तियां नहीं है उनके पास। वो हाई कोर्ट के जजेस भी नहीं करते। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट, जो उच्च न्यायालय होता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। जबकि गवर्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहाँ पर नियुक्ति में लेके आते हैं, ठीक है। अगला, यहाँ पे आपको पढ़ना है दोनों कथन और रीजन को। तो देखो भाई, पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सही बात है, उनको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो। और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, हाँ सही बात है, बिल्कुल। प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, आर्टिकल 61 में लिखा ही हुआ है। लेकिन गवर्नर को आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो अगर उन्होंने कुछ भी असंवैधानिक कृत्य किए, हाँ ये बात भी ठीक है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं हो रहा। बात तो ठीक लिखी है दोनों में, स्टेटमेंट्स अपने आप में ठीक है, लेकिन कोई दोनों बातों का आपस में मेल नहीं हो रहा, ठीक है। अगला है यहाँ पर, गवर्नर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गवर्नर यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्रेसिडेंट को, क्योंकि नियुक्ति किसने करी है? राज्यपाल की, राष्ट्रपति ने करी है, इसीलिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक की पद पर बने रह सकते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया भी था कि कौन हो सकते हैं ये चीज के लिए, गवर्नर, राज्यपाल। क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को तो यहाँ पर जो पूरा एक अवधि होती है उसका टेन्योर की सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाती है, 6 साल या 65 वर्ष, इनको 65 वर्ष के लिए दी जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए आपको पूरा महाभियोग कराना पड़ेगा, ठीक है, इनको पूरा रिमूवल प्रोसेस होता है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत के तहत। लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए कोई महाभियोग या कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं होता, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रहते हैं। अगला प्रश्न, हमारा जो संविधान है इनमें से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं देता है? तो वो वही है, गवर्नर ही है ना, अभी बताया। प्रेसिडेंट के लिए तो चलता ही है, राज्यपाल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। न्यायाधीशों के विरुद्ध भी चलता है, उपराष्ट्रपति के लिए भी चलता है, ठीक है। महाभियोग नहीं चलता, पर जो है एक तरीके से उनको हटाने का प्रोसेस होता है। इनका आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, इनको हटाने के लिए आपको संसद जाना पड़ेगा। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी आपको पहले राज्यसभा में विधेयक लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा में वो विधेयक, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में वो जो विधेयक होता है ना, वो यहाँ पर आपको प्रभावी इफेक्टिव मेजोरिटी से होगा, और यहाँ पर वो सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत से पास करवा दिया जाता, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए और चीफ जस्टिस को, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी लगती है? स्पेशल मेजोरिटी लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, ठीक है, याद रखिएगा इन सबको भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली महिला राज्यपाल जो है भारत की, वो कौन बनी थी? मुझे ऐसा लगता है ये सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, यूपी की बनी थी, वो है सरोजिनी नायडू। सुचिता कृपलानी सीएम बनी थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये यूएन में गई थी, पहली महिला, और ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। राजस्थान के ऐसे गवर्नर जिनको हटा दिया गया था, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, वो कौन है? रघुकुल तिलक को यहाँ पर बर्खास्त किया गया है। ये एक फैक्चुअल बेस्ड आपको लर्न करना है। अगला आपको बताना है, पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। गवर्नर के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होता उनको अधिकार, क्योंकि यह अधिकार तो राष्ट्रपति के पास होता है ना। अगला, विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये तो गलत नहीं हो गया? वो तो विधानमंडल का हिस्सा होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है।
ये भी बात सही है। ठीक है, आगे इनको कोई जुडिशियल न्यायिक शक्ति नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। 1 और 3 इसमें करेक्ट हो जाएंगे, बाकी दोनों यहाँ पे गलत लिखा, उनको न्यायिक शक्ति उनके पास होती है। ठीक है, उनके पास किसी भी मृत्यु दंड को छोड़ के बाकी चीजों को यहाँ पर हटाने की पावर होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, वो जो विधान परिषद होती है, जो कि सिर्फ 6 राज्यों में है आज में। यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में है। इन सब में है 6 जगह पे। तो इन 6 जगह की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद है, वो यहाँ पर कितने महीनों तक बिल को रख सकती है? अगर मान लीजिए कभी विधान सभा ने कोई बिल पास किया, तो विधान परिषद को किसको कितने समय तक अपने पास रख सकती है? केवल और केवल 4 महीने तक, उससे ज्यादा नहीं रख सकती। अगला, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्विस्थापित नहीं किया जा सकता। कब? दोबारा से मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। कब? जब गवर्नर के राज्यपाल की के रिकमेंडेशन के बिना नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी भी आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल लेके आना है, अगर आपको संसद में लाना है तो आपको राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, और अगर आपको स्टेट में लाना है तो आपको राज्यपाल की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। अगला, लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पर कौन सी में बोला गया कि भाई यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है, विधान परिषद बनाई जा सकती है? तो विधान परिषद के लिए हमारे पास आर्टिकल 169 है। समझिएगा मेरी बात। देखो, भारत में जो हमारा पूरा सेंटर है, केंद्र पर हमारे पास ये जरूरी है कि बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ। मतलब कि हमारे पास बाई कैमरलिज्म का अर्थ होता है द्विसदन होने कंपलसरी, ये तो कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं राज्य की, तो राज्य में ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, मर्जी है। हटाने और लाने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ, समझिएगा सभी लोग। इससे इससे जो अगर आपने ये समझ लिया तो आपसे बाकी के क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पर, वो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी एक स्टेट को बनानी हटानी, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। हटाने और बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस स्टेट की जो विधानसभा होगी, वहां पर विशेष बहुमत से बिल पास कराना होगा, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां से अगर बिल पास हो जाएगा, तब वो जाएगा संसद के अंदर। ठीक है भाई, संसद पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में जाने के बाद वो बिल जो है वहां पे, वो है सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। तब किसी भी आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। समझ गए बात को? अगला, यहाँ पे देखेंगे वही सेम प्रश्न है, यहाँ पर सेम टू सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भी वही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से अनुच्छेद के वर्तित जो है अपनाया गया है? आर्टिकल 169। सेम है, आप लोग लैंग्वेज पढ़ लीजिए। आप ना, जब मैं जैसे कोई क्वेश्चन को आगे कर देती हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को वहीं पॉज करके पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लो, क्योंकि मुझे तो पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि मैंने तो पूरी पीडीएफ पढ़ी हुई है ना अच्छे से पूरी। तो आप लोग क्या करो, आप लोग एक बार खुद से जो है इसको पॉज करके तसल्ली से पढ़ लो क्वेश्चन को, ताकि फिर आगे पढ़ सके। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में मनोनीत सदस्य जो है वो कितने होते हैं? मनोनीत सदस्य यहाँ पर जो है वो कितने रखे जाते हैं? देखिए, 1/6 होते हैं। कुल संख्या की 1/6 यहाँ पे रखे जाते हैं। पढ़ा है ना आप सभी लोगों ने कितने कितने होते हैं? इनमें से कौन जो है भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त उसको आप बिल्कुल कर सकते हो, भंग कभी नहीं कर सकते, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर आ रहा है कि भाई आर्टिकल 170 में लिखा है कि कोई भी विधानसभा है राज्य की, वहां पर 500 से ज्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते, इसी के भीतर भीतर रहेंगे। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इसको हटा करके कम कर दिया गया है? वो है सिक्किम। सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर 40 और 30 की प्रपोर्शन में भी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के विधायक हैं। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? पूरे राज्य के जो जितने भी इलेक्शंस वगैरह लड़ने होते हैं, वो यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग ही देखता है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट का निर्वाचन आयोग होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शंस के लिए लड़ता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। जबकि जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन है, जो पंचायत के लिए इलेक्शन कराती है, वो 243 आर्टिकल में लिखी हुई है, के वाले पॉइंट में।
क्यों? क्योंकि इसको अलग से बनाया गया था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में, जो कि इफेक्ट में आया था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को इसीलिए हम पंचायत दिवस भी मनाते हैं। मैं हर बार अपनी वीडियोस में इसकी इंफॉर्मेशन देती हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीजों को लर्न कर पाए। ठीक है, बहुत जरूरी है इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पढ़िए, सब लोग इसको रीड करेंगे। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ये डिसाइड करता है कि भाई एक स्टेट में जो विधायक है उनको अब हट जाना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कि उसकी जो आप कह लो कि उनको है ना बर्खास्त कर देना। उन सब के प्रश्नों को कौन यहाँ पर डिसाइड करता है? वो है गवर्नर, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची की बात नहीं की जा रही। ठीक है, अगला, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो स्पीकर है वो पद पर बना रहेगा तब तक जब तक दूसरे यहाँ पर जो है स्पीकर नहीं आ जाते, या फिर आप कह लीजिए जब पहली सिटिंग नहीं हो जाती है तब तक वो बने रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस जो यहाँ पर होते हैं, मंत्रियों के वेतन और भत्तों को कौन निर्धारित करता है? वेतन और भत्तों को राज्य की विधानसभा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर संसद के वेतन की अगर बात करें, एमपी के वेतन की बात करें, या फिर बाकी के जो और वेतन होते हैं राज्य सरकार के, मतलब केंद्र सरकार के मंत्री को संसद डिसाइड करेगी। वही अगर राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों को डिसाइड करना है तो वो राज्य की विधानसभा डिसाइड करती है। अगला बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा यहाँ पर स्टेट में मुस्लिम्स के लिए अलग से आरक्षण किया गया है? मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अलग से शिक्षा और नौकरी के प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रस्तावित किया गया है। ये भी उस समय का करंट अफेयर था, इसलिए पूछ लिया गया। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे बना हुआ है? देखो, यूसीसी हमारा आर्टिकल 44 का पार्ट है। गोवा में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। गोवा में इसको ऑलरेडी यहाँ पे किया जा चुका है। जबकि ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने किया था, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार ने नहीं किया है। असल में जो पोर्चुगीज यहाँ पर थे, पुर्तगाली, वो लेकर के आए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड को। उसके बाद से, क्योंकि गोवा 1961 में भारत का हिस्सा बना है, जबकि बाकी का सब कुछ हमारा 1947 में ही हो गया था, लेकिन गोवा जो है वो 1961 में हुआ है। 1961 में 19 दिसंबर को जब ऑपरेशन विजय किया गया था उस समय, इसीलिए गोवा में ऑलरेडी था और वहां पे किसने हटाया ही नहीं, तो तब से वही चीज चलती आ रही है। समझे इस बात को? तो गोवा में अलग से किया नहीं है किसी ने। ठीक है भाई, चलिए। अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, गुजरात की सरकार और उत्तराखंड की सरकार इसको प्रपोज करी है। तो ये भी याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि हर जगह पे सेम तरीके से रूल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सेम रूल फॉलो होगा, एक के लिए ही यहाँ पर पूरा सेम रूल फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में बाई कैमरल लेजिस्लेचर कितनी कितनी है उसको भी आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, भारत के अंदर बाई बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1956 के तहत 5 थी, अभी कितना हो रहा है? 6। अभी के लिए आपसे पूछेगा तो 6 याद रखिएगा, जो मैंने नाम आपको थोड़ी देर पहले बताए भी थे उन नामों को आपको याद रखना है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बनी है। किसने बनाया है नीति आयोग को? हमारे संघ की मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट रिजोल्यूशन, इससे बनाया गया है। असल में पहले प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन जो है, योजना जो पूरा एक कमीशन है, वो यहाँ पे बनाई गई थी पूरी, पहले वो एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद इनको रिप्लेस करके क्या आ गई? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लिख लो भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके ये फुल फॉर्म। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में आई है। उसके बाद से जितने भी हमारे पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, उनको हटा दिया गया और प्लानिंग कमीशन को भी हटा दिया गया। प्लानिंग कमीशन भी यहाँ पर कैबिनेट रेजोल्यूशन से ही आई थी, इसलिए दोबारा से इसको कैबिनेट रेजोल्यूशन से नाम चेंज कर दिया। कल को दोबारा से भी चेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखी हुई तो बॉडी है नहीं, तो ऐसा है नहीं कि इसको संविधान में जाके चेंज करना पड़ेगा, पार्लियामेंट ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स में नीति आयोग को सभी लोग कवर अप करके जाइएगा। मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोग सब कुछ स्कीम में सारा कुछ अपना कवर करके जाइए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जम्मू कश्मीर का जो नाम है
वो सदर रियासत से गवर्नर में कब चेंज किया है? वो जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि अब नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत हट गया है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ना भी पूछा जाए ऐसा, बस ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप इसमें कम चांस है कि पूछा जाए। अगला है यहाँ पर स्टेट का जो कंटिजेंसी आकस्मिक निधि होती है उसको कौन संभालता है? देखो वो राज्य की विधानमंडल संभालेगी। जैसे जैसे अगर मैं सेंटर का पूछूं, सेंटर का जो कंटिजेंसी आकस्मिक निधि होता है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट संभालते हैं, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर हमारे भारत के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सेक्रेटरी हैं, वो इस चीज को संभालते हैं। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है। सेम उसी प्रकार से स्टेट का कौन संभालेंगे? लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पर ना पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट के ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो लेजिस्लेचर संभालेगी, और उनके बिहाफ पर फिर गवर्नर भी आगे देखते हैं। अगला, हाईकोर्ट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं पूछी है? ये द्वितीय अपील उच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है, मतलब हाईकोर्ट के लिए। ठीक है, द्वितीय में आता है ना, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे अपील तो सुप्रीम कोर्ट पे आएगा। उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात। बहुत से बच्चों को जो ये कंफ्यूजन है कि ये इम्प्लीमेंट जो है वो राष्ट्रपति कर वो गवर्नर करते हैं, तो ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं, राज्यपाल उस राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या और जितने भी अलग कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट के अलावा, उनको करते हैं। और साथ ही साथ पब्लिकरिज्म पीआईएल को यहाँ पे जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछा जा सकता है, इसमें सीधे सीधे सवाल कर सकते हैं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, जबकि आपको पढ़ के जाना है, मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट का टॉपिक आया है तो। आपको पता है कि भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हमारे पास है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब 36 हो गए ना टोटल यहाँ पर, लेकिन हाई कोर्ट 25 है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में ये भी है कि भाई कॉमन हाई कोर्ट रह सकता है, प्रेसिडेंट की मर्जी पर हम कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ एक ही कर दिया, दमन दीव दादर नागर हवेली का कंबाइन करके महाराष्ट्र में कर दिया, पुडुचेरी का तमिलनाडु में कर दिया। तो वैसे कॉमन हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट भारत में एग्जिस्ट करता है। आप सभी लोगों को पढ़ के जाना है कि किसका हाई कोर्ट किसमें कॉमनली यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाई कोर्ट की जो पावर है मैंडेमस के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट की जो पावर होती है रिट्स को इशू करने की, वो आर्टिकल 226 में लिखी हुई है। तो वो किस में आती है? वो सभी में आती है, क्योंकि ये सारा कुछ फंडामेंटल राइट्स के दायरे के बाहर है। तो ये संवैधानिक अधिकार भी है, ये सांविधिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी, सारे अधिकारों में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्च 2013 में कौन सी स्टेट में बिल्कुल जो है कहाँ कहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, क्योंकि 25 तो थे ही, चलो पहले से 25 थे, उसके अलावा भी यहाँ पर कहाँ कहाँ पे हाई कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया है उसके बारे में हमसे सवाल कर रहा है। तो देखिए भाई, आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने बताया भी है, कि बहुत सारे कॉमन हाई कोर्ट का भी भारत के अंदर कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है। तो कुछ इसके अंदर अलग से आपको याद रखने हैं कि जो बिल्कुल रिसेंटली ही अपॉइंट किए गए हैं, नाम इनको आपको लर्न करने हैं। कहाँ कहाँ पर हुआ है? वो है मेघालय और त्रिपुरा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का तो असम में ही बना हुआ है और त्रिपुरा का भी असम में है। तो सिर्फ मेघालय और त्रिपुरा ने अलग से अपना किया, जैसे मेघालय का शिलोंग हाई कोर्ट और त्रिपुरा का अगरतला हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी जगह पे जो है ऑलरेडी ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ही जाती है। अगला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर दोनों की अधिकारिता में इनमें से कौन सी चीजें आती हैं? वो है फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के संरक्षण में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट यहाँ पे रिट्स आर्टिकल 226 के तहत इशू कर सकते हैं। इनमें से क्या सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आता? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर परामर्श संबंधी, सॉरी हाई कोर्ट के अंदर परामर्श संबंधी चीजें नहीं आती, क्योंकि ये काम जो है केवल परामर्श से संबंधित जितने भी काम होते हैं ये केवल कौन कर सकता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो केवल और केवल हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 143 के तहत। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ। अगला प्रश्न, जो हमारी एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषित जो रिट जारी करी जाती है वो यहाँ पर क्यों होती है? कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंड्यूसमेंट की जो रिट होती है, इसको हम कहते हैं सर्शोरारी की रिट जो होती है, वो यहाँ पे क्यों की जाती है? ताकि एक जो छोटा न्यायालय है वो किसी भी विशेष मामले की कार्यवाही का उन्हें हस्तांतरित कर दे, उनको ट्रांसफर कर दे। ठीक है, ये ट्रांसफर के लिए है। स्टॉप करने के लिए कौन सी होती है? प्रोहिबिशन, निषेध वाली। ठीक है,
क्या काम करना है उसके लिए मैंडेमस की होती है, काम ऑर्डर देने के लिए। 24 घंटे के अंदर पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए उसे कहते हैं हेबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उनके बीच में जितने भी प्रकार के यहाँ पर आर्थिक संबंध है उनकी विवेचना कहाँ की गई है, वो यहाँ पर विवेचना लिखने के लिए आर्टिकल 268 से 281 के बीच में लिखा गया। ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा। भारत में जो भी केंद्र और राज्य सरकार के संबंध है वो किस पे निर्भर करते हैं? भारत में केंद्र और राज्य सरकार के संबंध सब पे निर्भर करते हैं। संवैधानिक के प्रावधान भी दिए गए हैं, परंपरा और व्यवहारों को भी दिया गया है, न्यायिक व्याख्या भी है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यासन करना, सारे के सारे इसमें करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, ऑल फोर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीजें आती है? एक संघ की राज्य व्यवस्था के अंदर इनमें से क्या क्या आएगा? सबसे पहले संघ और राज्य के बीच में संबंध आएंगे, राज्यों के आपस के बीच में किस प्रकार के संबंध है वो भी इसी में किए जाएंगे, और उसके बाद समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? एक संघ राज्य व्यवस्था के अंदर आती है, सेंटर और स्टेट के बीच में ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा ना, 1 2 3 4। अगला आर्टिकल 249, ये मैंने पहले बताया हुआ, आर्टिकल 249 में से किसके लिए जुड़ा हुआ है? वो ये कहता है कि भाई कभी भी राज्यसभा जो है वो राज्य सूची में कोई भी विशेष संबंध है उसमें से यहाँ पर संसद के रोल के उसमें रूल बना सकती है। ठीक है, ये काम करेगा कौन? राज्यसभा। अगला 249 में अगर कभी भी कोई रिजोल्यूशन होता है, कोई भी पास किया जाएगा तो वो कितने टाइम में जो है पास हो जाना चाहिए? इस प्रकार का कोई भी जो रिजोल्यूशन होगा वो 1 साल के भीतर भीतर पास हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 साल के लिए वो लागू होगा। अगला भी यहाँ पर सेम इसी प्रकार का पूछ रहा है कि राज्यसभा ने कभी भी आर्टिकल 249 के अंतर्गत कोई भी पारित करिए राज्य सूची में, तो यहाँ पर राष्ट्रीय हित की विधि में निर्मित करने का अधिकार दिया गया, वो कब तक प्रवृत्त रहेगा, कब तक फोर्स में रहेगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं जा सकता, 1 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, अनलिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की कौन सी अनुसूची है? तो देखो आपको पता है 7th सूची यहाँ पे थी, क्योंकि 8th वाली तो हमारी लैंग्वेजेस के ऊपर है, आधिकारिक भाषाओं के ऊपर, 6th वाली हमारे स्केड्यूल ट्राइब्स पे, और 9th वाली हमारे लैंड के रिफॉर्म्स से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला, हमारी जो सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण किया हुआ है उसमें आर्टिकल पार्ट कौन सा है? तो पार्ट इसके अंदर जो है वो 11th वाला पार्ट है जो इसमें इसके ऊपर बात करता है। ठीक है, सारे पार्ट नहीं करने, बस ये 2 4 आपको जो पार्ट बताएंगे वो आपको लर्न करना है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसमें सन्निहित है? अवशिष्ट शक्तियों के बारे में किसके लिए लिखा गया? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दे दी गई है? हमारी संसद के बाद हमारी पार्लियामेंट के पास सारी अवशिष्ट शक्तियों को दे दिया गया है। ठीक है, जो बचे हुए चीजें होती है, ये भी वाला वही है, सेम आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, किसके पास दी गई है ये पावर? संघीय सरकार के पास, क्योंकि हमारी 7वीं अनुसूची में हमारी 3 जो लिस्ट जो है वो तो दी हुई है, लेकिन जो बाकी की लिस्ट है यहाँ पर, बाकी की लिस्ट जो नहीं लिखे गए हैं टॉपिक्स, उन पे अगर रूल बनाना है तो हमारी संघ सरकार, फेडरल गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंतरराष्ट्रीय परिषद होनी चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल नंबर 263 में लिखी हुई है, तो ये संविधानिक है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में पूरा पूरा मेंशन किया गया है, आर्टिकल 263 में संविधानिक निकाय है। इनमें कौन यहाँ पर इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत बना सकता है? वो है हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अगर कभी भी उनको लगता है कि कोई दो राज्यों के बीच में रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, डैम को लेकर के है, बॉर्डर का इशू है, तो उसके लिए इंटरस्टेट काउंसिल आती है, और ये पहली बार 1990 में सरकारिया कमीशन के कहने पर राष्ट्रपति ने पहली बार बुलाई थी, और अब तक ये 7 से 8 बार, कई बार बहुत कम समय के लिए मिली है ये, और सरकारिया कमीशन के कहने पर थी, इस चीज को याद रखिएगा। और इसके जो हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसके चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इनमें से क्या सही मैच नहीं है? देखो भाई, कभी अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय पानी के झगड़े होते हैं तो उसमें संविधान का आर्टिकल 262 के तहत बुलाया जाता है, 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल बुलाई जाती है। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में आया हुआ है, रिवर बोर्ड एक्ट और नेशनल पॉलिसी, इनमें से यहाँ पर आप पढ़ेंगे, अगर आपने कभी एक्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा भी रीड किया है तो आपको पता होगा
तो रिवर बोर्ड्स का जो एक्ट है वो 1956 में आया था, ना कि 1970 में। तो ये वाला गलत लिखा हुआ है, 1956 आएगा इसके अंदर, जहाँ पे रिवर बोर्ड बनाए जाते हैं कभी भी स्टेट के रिवर है उसको संभालने के लिए। अगला, रीजनल काउंसिल जो बनाई गई है, क्षेत्रीय परिषद, वो पार्लियामेंट के लॉ द्वारा बनाई गई है। अगर अंतरराज्यीय पूछेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन रीजनल काउंसिल सिर्फ पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से बनाई गई और कहीं नहीं लिखा गया इसके बारे में। जोनल काउंसिल 1956 में, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ये एक संवैधानिक संस्था है, रॉन्ग है यहाँ पर, ये संविधान में नहीं लिखी गई है। चंडीगढ़ इसका एक स्टेट नहीं है, लेकिन इसको रीजनल काउंसिल में, नॉर्थ वाली रीजनल काउंसिल में इंक्लूड किया गया है। एक परामर्श संस्था है जिसके जो हेड होते हैं वो भारत के होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री होते हैं, वो यहाँ पर इस पूरे को संभालते हैं, उनके अंडर ये पूरा आता है। अगला, ये वाली स्टेटमेंट है कि केंद्र और राज्य के संबंधों पर काफी ज्यादा पुनर्विचार करने की मांग बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल बढ़ती जा रही है, विचार की हमें और ज्यादा बढ़ाना देना चाहिए, ये बिल्कुल करा जा रहा है, पहले प्रश्न बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला, राज्य के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, बिल्कुल इसीलिए तो पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पूरे पर्याप्त साधनों का इस्तेमाल होता है या साधनों की जो जरूरत होती है वो तो उतने हैं नहीं ना अवेलेबल। उसी के लिए क्या चाहिए कि हमें इस तरीके से होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक लिखी, दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, सही व्याख्या एक दूसरे की दे रहे हैं। अगला, इनमें से कौन सा यहाँ पर ये कहता है प्रावधान की विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है। करों के ऊपर यहाँ पर कौन से आर्टिकल में बात की जा रही है, वो 265 आर्टिकल है, आर्टिकल 265। सरकारिया कमीशन क्यों बनाई गई थी, किसकी समीक्षा करने के लिए सरकारिया कमीशन बनी थी, आपको बताया था मैंने। जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन है, संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है उनको यहाँ पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया, सरकारिया कमीशन को 1983 में बनाया गया था। इसने रिपोर्ट 1987 में सबमिट की थी, और इन्हीं के कहने पर जो है ये बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेंटर और स्टेट के रिलेशन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। इनमें से कौन सरकारिया कमीशन के मेंबर थे, कौन थे इनमें से, डॉक्टर D.R. सिंह, याद रखिएगा, आ सकता है। सरकारिया कमीशन वही, अगला, केंद्र और राज्य के मध्य के बीच में सारा स्थापित करने के लिए जो है सरकारिया कमीशन को बनाया गया था। अगला भी सेम वही वही है। सरकारिया आयोग की जो सिफारिश है उसका संबंध किससे है, केंद्र और राज्य के बीच में पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने से है। सेम वही प्रश्न, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है, पर प्रश्न जो पूछने का आप देखिए कि प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन क्वेश्चन की भाषा को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार का जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर ही इसमें भी बात की गई है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ी हुई इनमें से कौन सी कमिटी नहीं है, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर बताऊं। तो देखो हमारे भारत के अंदर जो हमारे सेंटर और स्टेट से जुड़ी हुई कमीशन है, मतलब केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधार लाने के लिए अलग अलग कमीशन बनाई गई थी। तो काफी सारी कमीशन है, एक सिंगल कमीशन इसके लिए कभी नहीं आई है, बहुत सारी कमीशन इसके लिए अलग अलग बनाई गई है। सबसे पहली कमीशन से शुरू करूंगी मैं यहाँ पर। देखिए 1967 तक हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध थे बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि सेंटर पर और स्टेट पर सरकार सेम थी कांग्रेस की। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो कई जगह पे अपनी मेजोरिटी खत्म होती गई और वहां पर गठबंधन सरकार बनती गई। लेकिन जब 1977 में यहाँ पर सरकार जो है केंद्र से भी हट गई और वहां पे जनता पार्टी आ गई, उसके बाद से ज्यादा चीजें शुरू हुई। और फिर वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पे इन्होंने अलग अलग डिमांड करनी शुरू करी। तो सबसे पहले यहाँ पर 1969 में तमिलनाडु की सरकार ने, जो वहां पे डीएम की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहली बात बनाई थी, ये कही थी। दूसरा, 1973 में पंजाब में जो वहां पर अकाली दल है, उन्होंने दूसरी डिमांड यहाँ पर करी थी। ठीक है, तीसरी डिमांड यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने 1977 में पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर डिमांड जो है वो
करी थी। उसके बाद चौथी आती है यहाँ पर सरकारिया। 1983 में आई थी इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन इनकी रिपोर्ट जो है वो राजीव गांधी को सबमिट हुई थी 1987 में। ये जरूर याद रखिएगा। इन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में बोला, इन्होंने बोला कि अखिल भारतीय सेवाओं में और चीजों को ऐड करो, जोनल काउंसिल को बढ़ाओ, गवर्नर के टर्म को 5 साल पे फिक्स कर दो। तो काफी सारी बातें इन्होंने कही। और फिर लास्ट कमीशन आती है जो आपकी यहाँ पे सामने लिखी हुई है, पंछी कमीशन। एम पंछी कमीशन 2007 में बनाई गई थी, लेकिन सबमिट इसने रिपोर्ट अपनी कब करी है, 2010 में रिपोर्ट सबमिट करी थी। ठीक है, तो सारी आई है इसके अंदर। जो सबसे पहली राजम मन्नार 1969 जो है वो भी आई थी। ये वही है, तब यहाँ लिखना रह गया, असल में ये राजा मन्नार कमेटी ही है। ठीक है, सरकारिया भी है, पंची भी है, राजा मन्नार भी है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है वो इससे जुड़ी हुई नहीं। किससे जुड़ी हुई है? इंद्रजीत कमेटी जो है, लिख लीजिए, ये इलेक्शंस के रिफॉर्म से, इलेक्शन की जो फंडिंग होती है कि कितनी कितनी फंडिंग इलेक्शंस की जानी चाहिए, उससे जुड़ी हुई है। ये 8 मेंबर कमेटी थी, 1998 में बनाई थी, रिपोर्ट सबमिट 1999 में करी थी कि स्टेट को इलेक्शंस के मामले में कितना फंड मिलना चाहिए।